नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आखिरकार भारत के आगे चीन को झुकना ही पड़ा। एलएसी पर चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी सेना विवादित जगह से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है और कई दूसरे जगहों से भी अपने साजों सामान पीछे कर रही है। एलएसी पर अपनी हेकड़ी दिखाने वाला चीन अब नरम रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। इसके अलावा गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से भी चीनी सेना पीछे हटती दिख रही है। खबर है कि यहां से चीनी सेना डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत पीछे हटी है। सूत्रों से खबर है कि दोनों देशों के आर्मी अफसरों के बीच लगातार हो रही बातचीत में सेना पीछे हटाने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी है। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना फिर न हो। बता दें कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह है जहां 15-16 जून की दरमियानी रात झड़प हुई थी। झड़प में 20 भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस झड़प के दौरान चीन के भी 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया। हालांकि इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की तरफ से लगातार कोशिशें चल रही है और अब उसी कोशिशों का नतीजा है कि चीनी सैनिक कुछ जगहों से पीछे हटते दिख रहे हैं। लेकिन गलवान के गहराई वाले इलाकों में चीन के बख्तरबंद वाहन अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास पैंगोंग लेक तक चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने है और लद्दाख के देपसांग में भी चीन नया मोर्चा खोलने की तैयारी में दिख रहा है। ऐसे में भारत को इस मुद्दे पर गहराई से नजर बनाए रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जिस जगह पर भारत और चीन के जवानों में झड़प हुई थी, चीन अब उस जगह से पीछे हट गया है। सवाल है कि आखिर कितना पीछे हटा है? क्या वो अप्रैल वाली स्थिति में लौटने को तैयार है? इस सवाल की हकीकत भी तलाशते हैं। रंग लाई भारत की कूटनीति, सख्त तेवर ने किया कमाल। डोभाल का एक और धमाल, बैकफुट पर चीन पीछे हट तो गया, लेकिन भारत की कोशिश तब तक मुकम्मल नहीं कही जा सकती जब तक कि चीन हमारी शर्त ना मान ले। हम इस मामले की एक एक परत उधेड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर सीमा पर स्थिति में बदलाव आया कैसे। लगातार जो है कई दौर की बातचीत हुई, 3 बार जो है कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत तकरीबन 12 बार से ज़्यादा बार हो चुकी है। और ऐसे में अब अगर ये ग्राउंड पे नज़र आ रहा है, हालांकि किसी भी कारणवश हो, अगर ये ग्राउंड पे नज़र आ रहा है तो ये भारत का एक मजबूत रुख है जो कि दिखा रहा है कि भारत ने साफ कर दिया है कि वो जो है अपने एरिया को जो है सिक्योर करना जानता है। यकीनन भारत किसी सूरत में अपने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ सकता और अभी चीनी सेना अगर पीछे हटी है तो उसके पीछे है भारत की रणनीति, राजनीति और राजनयिक कदम। सिलसिलेवार देखें तो इसमें कई अहम फैक्टर शामिल हैं। मसलन भारत ने बॉर्डर पर फौज बढ़ाई, फाइटर प्लेन तैनात किए, चीन के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बना, अमेरिका सहित कई देशों के बयान आए, कई चाइनीज ऐप बैन किए गए, चीनी कंपनियों के टेंडर भी निरस्त हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने चीन का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ साफ दिए। हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। इसके बावजूद बातचीत की खिड़की खुली रही और मामले का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया गया। और खबरों के मुताबिक डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है।
जैसे जैसे उसने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई थी, भारतीय सेना ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट उसी तर्ज पर तेजी से आगे बढ़ाया था। और शायद यही वजह है कि चीन को इस बात का घबराहट जरूर महसूस होने लगी थी कि अगर भारत इतनी तादाद में अगर सेना बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। उनकी जो चाल है इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी की, जो कि इंच करके जो है जमीन हथियाते हैं, अब इस इलाके में वो पॉसिबल नहीं होगी। और शायद हो सकता है कि यही वजह है कि अब जो है चीन के जो सुर है वो नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। सुना आपने, चीन के तेवर नरम पड़ रहे हैं। अगर चीन कदम पीछे खींच रहा है तो यकीनन ये भारत के लिए खुशखबरी है, लेकिन असल जीत तब होगी जब असली सवाल के जवाब मिलेंगे। वो सवाल है कि क्या चीन सीमा पर अप्रैल जैसी स्थिति बनाने को तैयार है? क्या देपसांग में भी चीन अपना कदम पीछे खींचेगा? क्या अब LAC पर पेंगोंग लेक में तनाव कम करेगा चीन? बता दें कि ये झील 8 फिंगर्स में विभाजित है। परंपरागत रूप से फिंगर 1 से 4 तक भारत का नियंत्रण रहा है, लेकिन फिंगर 4 से 8 के इलाके को लेकर टकराव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो भारत की सख्ती के आगे चीन झुक गया है। चीन ने आक्रामक रुख में नरमी दिखानी शुरू कर दी है। अब आइए जानते हैं भारत और चीन के बीच अब तक क्या हुआ। 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। 15 जून की वो तारीख जिसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ। हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। 17 जून को वायुसेना प्रमुख ने लेह एयरबेस का फिर दौरा किया 2 दिन बाद, और झड़प के कुछ बाद ही कुछ भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में थे। चीन ने 18 जून को भारतीय सैनिकों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद 22 जून की तारीख जब दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई और यहां से मसले के विवाद सुलझाने की कोशिश शुरू हुई। 23 जून को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे का दौरा। 1 जुलाई को 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई, सबसे बड़ा कदम। और फिर 3 जुलाई को खुद PM मोदी ने लेह का दौरा किया। नीमू वो इलाका है जहां पर वो पहुंचे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों और फील्ड कमांडर के साथ PM की बातचीत हुई। और अब बात सियासत की। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। ट्विटर पर दोनों के बीच जंग छिड़ी है। एक ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वार किया, तो जवाब में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी पलटवार किया और यह सियासी लड़ाई असफलता बनाम वंशवाद की हो गई। कांग्रेस बीजेपी में ट्विटर वार। राहुल ने किया सरकार पर प्रहार, JP नड्डा ने किया पलटवार। असफलता बनाम वंशवाद। सत्ता और विपक्ष के बीच छिड़ी ये सियासी लड़ाई ना तो नई है और ना ही अनोखी। नयापन सिर्फ मुद्दों को लेकर है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था से शुरू हुई ये लड़ाई अब असफलताओं तक पहुंच गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की असफलता पर तंज कसा और ट्विटर पर लिखा, कोविड-19, नोटबंदी और GST के मामलों में सरकार की नाकामियां भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी होंगी। अपने ट्विटर में राहुल गांधी ने 37 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के वादे और बढ़ते कोरोना को दिखाया गया है। आप खुद देखिए वो वीडियो। उसमें 21 दिन लगने वाले, ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को फेल बता चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसमें नोटबंदी और GST को भी जोड़ दिया है। अब जब वार हुआ है तो पलटवार भी तय है। प्रहार का जिम्मा उठाया बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने और वंशवाद के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का ताल्लुक उस गौरवशाली वंश परंपरा से है जहां रक्षा के लिए समिति नहीं बल्कि कमीशन मायने रखता है। कांग्रेस में कई ऐसे योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों की जानकारी रखते हैं, लेकिन एक शाही परिवार कभी भी वैसे नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देगा। दरअसल इन दिनों जब से चीन सीमा पर आ डटा था, राहुल गांधी उसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। अब जब संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई है, तब नड्डा भी हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन दुख की बात यह है कि वो देश का मनोबल गिराने, सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ साथ वो सभी काम कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि संसदीय समितियां एक तरह से मिनी संसद होती हैं, जिसमें लगभग सभी दलों के चुनकर आए सदस्यों को शामिल किया जाता है। लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक रक्षा मामलों की इस संसदीय समिति की पहली बैठक 27 सितंबर 2019 को हुई थी।
और आखिरी बार ये समिति 12 मार्च 2020 को बैठी थी। तब से लेकर अब तक 11 बार इस समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन सदस्य होने के बावजूद राहुल गांधी एक बार भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब जरा इस खबर को समझिए। दरअसल सवाल उठाने से पहले किसी भी मुद्दे पर संजीदगी जरूरी है। यह विपक्ष को समझना होगा, राहुल गांधी को समझना होगा। सितंबर 2019 में राहुल गांधी को रक्षा समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था और इस समिति में राहुल सहित 21 लोकसभा के सदस्य थे और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। 21 लोकसभा के और राज्यसभा के 10। पिछले एक साल में तकरीबन 1 दर्जन बैठकें हो चुकी हैं समिति की। लेकिन संजीदगी समझिए राहुल गांधी की कितनी है कि राहुल गांधी किसी बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे उनकी राष्ट्र की रक्षा को लेकर गंभीरता को समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तकरीबन सभी पार्टियां खुद को डिजिटली तैयार रखना चाह रही हैं। बीजेपी ने इसकी शुरुआत काफी पहले कर चुकी है। अब जेडीयू ने भी अपने सारे विंग को डिजिटली एक्टिव होने का टास्क दे दिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना के साए में होना तय है। ऐसे में पार्टियों का अब डिजिटल रिसोर्सेज पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने तमाम प्रकोष्ठों को डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ने का टास्क दिया है। बड़े नेता इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज तकनीकी ज्ञान के हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण वर्चुअल, फेस लाइव और हम लोग इस तरह के चीजों का उपयोग करके हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जेडीयू ने विधानसभा चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक वोटरों पर भी निगाहें गड़ा दी है। मुस्लिम वोट कैसे जेडीयू के पाले में आए, इसे लेकर जेडीयू के मुस्लिम लीडर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। खास तौर से मुसलमानों में जो आरजेडी के लिए जो सोच है कि भाई उनकी गुलामी करनी है या उनको वोट देना है, जो आज से पहले से होता रहा है, बहुत सारे लोग करते रहे, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जेडीयू ने अपने तमाम विंग को चुनाव को देखते हुए एक्टिव कर दिया है। जेडीयू की नजर युवा वोटर पर है। इसे लेकर पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू पूरी तरीके से डिजिटल मोड में आ गई है और पटना के सड़कों पर इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार। साथ में ये भी लिखा हुआ है और इसमें जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। युवा नेता जेडीयू के हमारे साथ ओम प्रकाश सेतु मौजूद हैं। सेतु जी, ये क्या है जो युवा विचार विकसित बिहार, क्या है इसमें और कैसे कनेक्ट होंगे आरसीपी सिंह युवाओं के साथ? युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव संगठन रामचंद्र प्रसाद सिंह जी उस दिन फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और बिहार के तमाम युवा के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ सचिव और तमाम ऐसे पदाधिकारी जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और सरकार की 15 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और 15 साल पहले का कैसा था उसके बारे में भी बताया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाना इतना आसान नहीं है। इस वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बूस्टर भी किया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। अब खबर के पीछे मायने समझिए। कोरोना के चलते दरअसल बड़ी रैलियां मुमकिन नहीं है और चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी पहले से डिजिटल मोड में आ चुकी है। एक चुनाव प्रचार का एक अलग तरीका होगा। अमित शाह वर्चुअल रैली कर चुके हैं और अमित शाह के बाद अब सीएम नीतीश भी वर्चुअल रैली की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार 7 अगस्त को वर्चुअल रैली कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों के सामने अब एनडीए की इस डिजिटल रणनीति की काट एक बड़ी चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ पार्टी के सभी बड़े नेता विधानसभा वार वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से पार्टी क्षेत्रीय बैठकें भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज बिहार के 11 जिलों की क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। इन क्षेत्रीय बैठकों में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। आज हुई क्षेत्रीय बैठकों में गया, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद सहित कुल 11 जिलों की बैठकें 3 चरणों में की गई। इन बैठकों के जरिए पार्टी इन जिलों में पार्टी के कामों की समीक्षा के साथ साथ चुनाव को लेकर तैयारी और कमियों को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। 5-5, 6-6 जिला के मिलाकर करके क्षेत्रीय बैठक कर रही है। उस क्षेत्रीय बैठक में हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी,
प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी रहते हैं और वरिष्ठ नेतागण रहते हैं। उस बैठक के माध्यम से हम समीक्षा करते हैं उन जिलों की, उन क्षेत्रों की, कहाँ कौन से क्षेत्र में हमारी स्थिति कैसी है। बड़ी खबर रांची से है। रांची के मैक्लुस्कीगंज में 5 हिंदू परिवारों ने घर वापसी की है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर इन्हें फिर से हिंदू धर्म में शामिल कराया। ये सभी मैक्लुस्कीगंज के लपरा पंचायत के मल्हार टोला के रहने वाले हैं। पांचों परिवार के दर्जनों लोगों को एक साथ बैठाकर सामूहिक रूप से गंगाजल से स्नान कराने के बाद पूजा पाठ और हवन कराया गया, जिसके बाद सभी ने अपने घर के रखे दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्ह को हटाया और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और प्रतिमाएं लगाईं। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के विनोद विश्वकर्मा ने बताया कि ये सभी गरीब लोग हैं, ऐसे में इन्हें बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया गया था, लेकिन गलती का एहसास होने पर सावन की पहली सोमवारी के मौके पर इनकी घर वापसी कराई गई। प्रखंड के लपरा पंचायत मल्हार में मिशनरियों द्वारा लगातार ट्रैकिंग किया जा रहा था। ऐसे परिवारों को खोजा जा रहा था जो गरीब असहाय हैं। उनको झांसा देकर, बहला फुसला कर उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हमारे संगठन को मिले जानकारी के अनुसार हम लोगों ने उनके घरों तक पहुंचा। उनके घरों पर जाने पर पता चला वो काफ़ी गरीब हैं, मल्हार के काम करते हैं। वो उनके पास रहने खाने कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अब मिशनरियों द्वारा लगातार ये षड्यंत्र किया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। आज हम लोगों ने उस गाँव में जाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ पुनः उनको घर वापसी कराया गया, हवन पूजा की गई। तो 5 परिवारों की घर वापसी हिंदू धर्म में ये कराई गई। बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये पहल की गई। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल का कहना है, उनके सदस्यों का कहना है कि ये गरीब लोग हैं जिन्हें बहला फुसलाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था और इसके बाद जब इन्हें पता चला तो इन गरीब परिवारों को फिर से हिंदू धर्म में वापसी कराया गया। हालांकि झारखंड में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर सियासत पहले से ही गर्म है। धनबाद की जो खबर थी, धनबाद में धर्मांतरण को लेकर पहले ही सियासी बवाल मचा हुआ है। संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपादक न्यूज 18 झारखंड के। संतोष, पहले धनबाद में धर्मांतरण को लेकर बवाल हुआ, बीजेपी नेता पर मामले भी दर्ज किए गए और अब रांची में ये तस्वीर। झारखंड में क्या ये चीजें एक प्री प्लान्ड हम सियासी तौर पर कहें या फिर ये एक संयोग है? देखिए, संयोग तो नहीं है क्योंकि झारखंड में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो गरीबी का फायदा उठा के धर्मांतरण कराया जाता है, ये इसका इतिहास रहा है। लेकिन जो अभी ये तस्वीर आ रही है रांची के ग्रामीण इलाके से, मैक्लुस्कीगंज करके है, काफी ही प्राकृतिक रूप से काफी सौंदर्य इलाका है, लेकिन वहां के लोग काफी गरीब हैं और इसी गरीबी का फायदा उठाकर, जैसा कि अभी आप विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं उन सब का कहना है कि इन गरीबी का फायदा उठाकर इनका धर्मांतरण कराया गया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद इनका फिर से घर वापसी हुई है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर जब गरीबी का फायदा उठाकर इनका धर्मांतरण हो रहा था, उस वक्त यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, तब ये देखना था। और अभी अगर 2 बातें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो तब गलत था या अब गलत है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों गलती को पकड़ने वाला कौन है? पकड़ने वाला एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, यहाँ का लोकल पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कानून बहुत सख्त है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर बहुत उठता है। उन सारे सवालों का जवाब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पुलिस को देना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके से गरीबी का फायदा उठाकर लोगों के धर्मांतरण क्यों कराए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। यकीनन धनबाद और अब रांची में ये मामले सामने आ रहे हैं, तो जाहिर क्या कोई गिरोह एक्टिव है धर्मांतरण करवाने को लेकर, और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है जबकि धर्मांतरण कानून लागू है अवैध धर्मांतरण को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने आज बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। भंसाली से करीबन 3 घंटे पूछताछ हुई। बीते हफ्ते मुंबई पुलिस ने भंसाली से पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसी कड़ी में आज पूछताछ के लिए भंसाली को बुलाया गया। दरअसल भंसाली का नाम तब सामने आया जब यह बात सामने आई कि सुशांत को संजय लीला भंसाली ने 3 फिल्मों के लिए अप्रोच किया था। इनमें बाजीराव मस्तान,
गोलियों की रासलीला रामलीला और पद्मावत शामिल थीं। सुशांत के सुसाइड की वजह तलाशने के लिए पुलिस एक्टर के करीबियों समेत कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है। बंसाली उन 8 लोगों में से एक है जिनके खिलाफ बिहार में भी सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर कराने के 2 केस दर्ज हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि अप्रोच के बाद भी सुशांत को 2 फिल्में क्यों नहीं मिली। यह पहला बड़ा सवाल। आखिर क्यों भंसाली ने दूसरे के साथ फिल्म साइन कर लिया जबकि सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया गया था। तो क्या हम ये माने कि बॉलीवुड में वाकई नेपोटिज्म हावी है या फिर गैंगिज्म हावी है जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुए। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। अब भारत में रोजाना औसतन 22,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और यही रफ्तार अगर जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना के मामलों में दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। कोरोना के मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़ा। दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश बना भारत। भारत से आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने आज भारत को संक्रमित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,248 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों का आंकड़ा 6,97,413 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 4,24,432 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इन आंकड़ों के साथ संक्रमण के मामले में भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील हैं, जहां अमेरिका में अब तक कुल 29,82,928 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका में इलाज के बाद 12,89,564 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि ब्राजील में अब तक कुल 16,04,585 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि ब्राजील में 9,78,615 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। तो भारत का स्थान जरूर तीसरा हो गया है रूस के बाद, लेकिन इसमें मरीज जो है लगातार उसमें काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर पूरे विश्व स्तर की अगर बात करें तो 213 देश के लगभग में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जहां पर सबसे ज्यादा बुरे हालात अमेरिका के हुए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद भारत का स्थान है। इस बीच कोरोना को लेकर एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने हवा के जरिए कोरोना के फैलने का दावा किया है और वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने दावों पर गौर करने को कहा है। साथ ही WHO से दिशा निर्देशों में बदलाव करने की गुजारिश भी की है। यकीनन ये चिंताजनक स्थिति है क्योंकि भारत में इन दिनों रोजाना औसतन 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं और हालात ये रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम ब्राजील को पीछे छोड़ देंगे। अगर हमें कोरोना से बचना है तो फिर एहतियात बेहद जरूरी है। कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रही है और आम लोगों से भी बाकायदा अपील की जा रही है कि इस मामले को की गंभीरता को देखते हुए लोग भी सतर्क रहें, जिससे कि कोरोना वायरस को हराया जा सके। ब्यूरो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जब जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और घरों से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। कोरोना की रफ्तार को हम काबू करने में कामयाब होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।